हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल। करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल ये दो मेथड्स होती है जिनसे हम किसी भी सर्किट में किसी भी दो अलग अलग ब्रांचेस में फ्लो हो रहा है करंट और वोल्टेज ड्रॉप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे करंट डिवीज़न रूल क्या होता है। फर्स्ट थिंग अबाउट करंट डिवीज़न रूल इज़ दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू पैरेलल सर्किट्स ओनली। वाई पैरेलल सर्किट्स? बिकॉज एक सिंपल कंसेप्ट अगर हम ध्यान में लेकर आने की कोशिश करें तो हमने ये पढ़ा है कि सीरीज सर्किट्स में करंट का जो फ्लो होता है वो सेम होता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीरीज सर्किट और उस सीरीज़ में दो रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो दोनों ही रजिस्टर से जो करंट का फ्लो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा विदाउट एनी चेंज इन दैट करंट। बट वोल्टेज ड्रॉप दोनों ही रजिस्टर्स के अलॉन्ग जो जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। और इसी के अपोजिट अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें, जो अगर आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं डायग्राम में, तो एक पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो रहता है वो रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगा। जैसे आप यहाँ पैरेलल में दो रजिस्टर्स कनेक्टेड देख सकते हैं, R1 एंड R2। तो दोनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा V ये रहेगा सेम, बट करंट जो रहेगा दोनों ही वोल्टेजेस में डिफरेंट होगा। ये हमने लॉजिक पढ़ा हुआ है कि पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट होता है या करंट हम डिवाइड हो जाता है, कहते हैं कि पैरेलल सर्किट्स में करंट का डिवीज़न होता है। इसीलिए करंट डिवीज़न रूल जो है उसमें डिवीज़न का यही वर्ड का मतलब है और यहीं से ये निकल कर आता है कि ये पैरेलल सर्किट्स में एप्लीकेबल है, क्योंकि पैरेलल सर्किट्स में ही करंट डिवाइड होता है। तो अब हमें अगर एक सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट में हमें दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अक्रॉस देम अ वोल्टेज सोर्स इज एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर हम एक वोल्टेज सोर्स देख सकते हैं या एक वोल्टेज इस्टेब्लिश्ड है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका निगेटिव टर्मिनल। तो जब वोल्टेज से करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना, यहाँ वोल्टेज सोर्स इस्टेब्लिश्ड है, जब सर्किट हमारा क्लोज्ड होगा तो जब करंट स्टार्ट होगा फ्लो होना वो रहेगा आई टोटल। अब आई टोटल करंट यहाँ पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये नोड हम देख सकते हैं यहाँ पे, इस नोड पर करंट जो रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट आपका डाउनवर्ड जाएगा और एक पार्ट आपका इस तरफ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया है। और अगर हम अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको दो रजिस्टर्स दे दिए हैं और आपको एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों ही ब्रांचेस में जो अलग अलग करंट है, या सिंपली अगर हम समझने के लिए ऐसे हमारे कन्वीनियंस से ऐसा लें कि ये जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, जितना भी नेट करंट फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, वो यहाँ पर उसका कितना अमाउंट यहाँ पर डिवाइड हुआ है और कितना अमाउंट उसका यहाँ पर डिवाइड हुआ है, ये हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है अगर दोनों ही करंट्स का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल हम एक रूल अप्लाई करते हैं यहाँ, एक फार्मूला जिसका हम डेराइवेशन देखेंगे अभी और फार्मूला तक हम लास्ट तक पहुँचेंगे, उसका नाम है करंट डिवीज़न रूल। और भी मेथड्स हो सकती हैं इन दोनों ही ब्रांचेस में करंट फाइंड करने की जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक मेथड दैट इज़ करंट डिवीज़न रूल। और अभी हम आगे सीरीज कनेक्शन के लिए देखेंगे जहाँ हम देखेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल, बिकॉज वहाँ सीरीज़ कनेक्शन में करंट हमें अलग अलग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सीरीज़ में करंट सेम होता है। और उसी तरह यहाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा बोथ रजिस्टर्स के अक्रॉस। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है करंट डिवीज़न के बारे में, कि पहली बात तो ये सिर्फ पैरेलल सर्किट्स में एप्लीकेबल होता है बिकॉज पैरेलल सर्किट में ही करंट का डिवीज़न होता है। अब अगर हम देखें कि हमें इस आई टोटल करंट का कितना मैग्नीट्यूड यहाँ जाएगा और इसका कितना पार्ट यहाँ जाएगा, मतलब अलग अलग दोनों ब्रांचेस में हमें रिस्पेक्टिव करंट फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसे अगर हम IR1 या I1 भी कहें और IR2 और या I2 कहें जो R2 के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो उसे हम आगे अभी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला और उसका डेरिवेशन देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, आई टी इज इक्वल टू टोटल करंट, ठीक है, और आई टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि I1 और I2 क्या है, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1 एंड I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R2। तो अगर आप देखें यहाँ पर अभी हम आगे KCL KVL भी पढ़ेंगे, तो यहाँ इस नोट पर करंट डिवाइड हो गया। इस नोट पे करंट डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, उन दोनों को हम कह रहे हैं I1 और I2, और वापस इस नोट पर आकर ये दोनों ही करंट रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन जब होगा इनका तो वापस से टोटल करंट हमें मिलेगा। तो कि ये सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट कंजर्व्ड भी रहा हमारा, हमने कंजर्वेशन भी पढ़ा हुआ है। और हमने जब करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो देखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करंट का फ्लो होता है।
तो हमने देख भी लिया, ये करंट यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये जो नोड है यहाँ पर ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में, उसके बाद ये फ्लो होते हुए यहाँ पर आया इस नोड पर, और ये पार्ट जो है वो फ्लो होते हुए यहाँ पर आया। दोनों डिवाइड जिस तरह यहाँ हुए थे उसी तरह दोनों यहाँ पर एडअप हो जाएंगे, और उसके बाद हमें आई टोटल करंट जो है वो वापस से मिल जाएगा और निगेटिव पे एंड हो जाएगा। ये लूप चल रहा है पूरे सर्किट में। तो हमने क्या देखा, आई टोटल इज द सम ऑफ और समेशन ऑफ आई वन एंड आई टू। अब इस इक्वेशन से हम यहाँ पे दो और इक्वेशन निकाल सकते हैं नीचे, जहाँ पर हम आई वन की वैल्यू निकाल रहे हैं कि इस इक्वेशन से हम आई वन की वैल्यू निकालें तो वो क्या रहेगी, आई टू आई टी माइनस आई टू। और अगर हम इसी इक्वेशन से आई टू की वैल्यू निकालेंगे वो रहेगी आई टी माइनस आई वन इधर आ जाएगा निगेटिव में। और इसको अभी हम इक्वेशन वन कंसिडर करेंगे, इस इतने पार्ट। ओके, यहाँ आप कह लीजिए कि हम आई टी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू को इक्वेशन वन कंसिडर करेंगे। अब हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नेट रेजिस्टेंस मीन्स सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उनका नेट इक्विवेलेंट कितना होगा। और नेट रेजिस्टेंस की अभी आप हम देखेंगे भी कि क्या ज़रूरत है, आगे क्यों आएगा। तो हमने नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, हमने देखा अभी पैरेलल सर्किट रहेगा, और पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो अब ओम्स लॉ की हेल्प से हम आई वन की वैल्यू निकाल सकते हैं वी बाय आर से। हमने देखा है कि आई इज इक्वल टू वी बाय आर ओम्स लॉ में आई इक्वल टू वी बाय आर होता है, या वी इक्वल टू आई आर कह लीजिए आप उसे रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आई इक्वल टू वी बाय आर। और यहाँ पे आई वन इक्वल टू वी बाय आर वन क्यों लिखा है, क्योंकि हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ब्रांच में। यहाँ देखिए आप मिडिल ब्रांच देखिए या फर्स्ट ब्रांच कह लीजिए, जैसे ये आई वन हमारा करंट मिडिल ब्रांच में जा रहा है, आई टू दूसरी ब्रांच में जा रहा है एक्सट्रीम राइट में जो है। तो आई वन को अगर जब हम देखेंगे या आई आर वन के लिए निकालेंगे तो वो क्या रहेगा ओम्स लॉ से, वी मल्टीप्लाइड बाय दिस आर वन रेजिस्टेंस, सॉरी वी डिवाइडेड बाय दिस आर वन, ओम्स लॉ से ये रहेगा। और उसी तरह आई टू की वैल्यू क्या रहेगी, वी डिवाइडेड बाय आर टू। और वी सेम क्यों रहेगा, हमने यहाँ पे वी को वी वन वी टू नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि पैरेलल सर्किट में हमने देखा वोल्टेज रहेगा सेम। तो ओम्स लॉ से हमने आई वन की वैल्यू क्या निकाली, वी बाय आर वन। उसी तरह आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी बाय आर टू। अब यहाँ पे अगर हम इसे रीअरेंज करें तो वी की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी की वैल्यू क्या आएगी, आई वन आर वन। और जब आई टू के लिए हम बात करेंगे तो वी की वैल्यू क्या आएगी, आई टू आर टू। इतना आ रहा होगा आपको समझ में। अब v इक्वल टू आई वन आर वन है, v इक्वल टू आई टू आर टू है, तो हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कर सकते हैं सपोज, और होंगे भी सही। आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर टू। हमने ओम्स लॉ से आई वन की वैल्यू निकाली v बाय आर वन, उसी तरह आई टू की वैल्यू क्या आएगी, v बाय आर टू। ठीक है, v को हमने सेम रखकर उसके लिए इक्वेशन बना ली, वो रहेगी आई वन आर वन। ये आर वन का मल्टीप्लाई इधर आई वन के साथ हो जाएगा ऊपर, और आई टू के केस में आर टू का मल्टीप्लाई आई टू के साथ हो जाएगा। तो ये v इक्वल टू वी, तो आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू। अब इस इक्वेशन को हमने सेम रख के यहाँ पर आई वन की वैल्यू निकाल ली। इतना हमने अब तक किया, आई वन को हमने यहाँ पे सेम रखा और आर वन को अपॉन में हम ले गए। तो आई टू आर टू अपॉन आर वन, इतना हमने अभी कर लिया। अब इस आई वन की वैल्यू को, ये जो आपके पास वैल्यू आई है अब तक, ये हम डेराइवेशन देख रहे हैं अभी करंट डिवीज़न रूल के फॉर्मूला का। इस आई वन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इस आई वन में। तो वो क्या बन जाएगा, आप देखिए, पुट आई वन इन इक्वेशन वन। आई टोटल हमने क्या देखा था, आई टोटल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई वन की जगह हमने ये इक्वेशन पुट कर दी है अभी जो हमने पिछले में निकाली ये रही। तो हमने जब ये पुट करी तो ये क्या हो गया, आई टू हमें इसमें से कॉमन मिल जाएगा। हमने इक्वेशन वन क्या देखी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, आई टोटल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। आई वन की जगह पे हमने ये इक्वेशन रखी जो हमने ओम्स लॉ से निकाली थी। अब आई टू इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, अगले स्टेप में हम देखें अगर तो ये आई टू हमें कॉमन मिला, ये कॉमन निकाल लिया और सिंपल इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए। तो अब ये आई टोटल के लिए इक्वेशन डेवलप हुई है, यहाँ पे हमें आई टोटल नहीं निकालना है, हमें आई टू निकालना है। आई टू क्या या आई वन क्या होगा, जो ब्रांच करंट फ्लो हो रहा है, हमें वही कैलकुलेट करना है करंट डिवीज़न रूल से। क्योंकि करंट जब डिवाइड हुआ आई टोटल तो वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट रहा आई वन और एक पार्ट रहा आई टू। तो ये आई वन के लिए हम वही इक्वेशन देखेंगे, लेकिन अभी हम पहले आई टू की इक्वेशन निकालते हैं। जो आई वन टू के लिए रहेगी वही आई वन के लिए भी रहेगी, कुछ चेंज रहेगा वो हम देखते हैं वो क्या रहेगा।
ये IT के लिए इक्वेशन अभी हमने निकाली, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। I2 कॉमन निकाल लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब I2 को हम सेम रखेंगे यहाँ पे, इस R1 का मल्टीप्लाई इधर और इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, या 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो इस इक्वेशन से हम इस I2 के लिए इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, और यही आपके करंट डिवीज़न रूल की इक्वेशन, या आप कह लीजिए करंट डिवीज़न रूल का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। I2 इज इक्वल टू, मतलब दूसरी ब्रांच में हमारा जो सर्किट था उस पर एक बार और हम देखेंगे। ये हमारा सर्किट, इस सर्किट में जो दूसरी ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है हमारा I2। उस I2 के लिए क्या इक्वेशन निकाली हमने, I टोटल, मतलब टोटल करंट का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, IT मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2। उसी तरह अगर हम I1 के लिए देखें, ये I2 के लिए हमने इक्वेशन निकाली है, फॉर्मूला निकाला। I1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे I टोटल सेम रहेगा, यहाँ आ जाएगा R2, R1 की जगह पे आ जाएगा R2। यही उल्टा चलेगा, इसको याद रखने की यही ट्रिक है कि IT तो दोनों में सेम रहेगा। जैसे जो भी आपका सर्किट है, पैरेलल सर्किट, उसमें दो ब्रांच हम देख रहे हैं अभी, दोनों में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 और I2। तो जब आप I2 करंट निकाल रहे हो तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई किसका करना है, दूसरी वाली ब्रांच के। जैसे आप I2 निकाल रहे हैं, I2 कौन सा करंट है, दूसरी ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो पहली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका उल्टा, जिस ब्रांच के लिए करंट हम निकाल रहे हैं उसके अलावा जो दूसरी ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में और अपॉन में दोनों का सम। तो I1 के लिए जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो वो आप सोच सकते हैं क्या होगी, IT और R1 प्लस R2 तो सेम रहेंगे, लेकिन I1 के लिए यहाँ पर उल्टा रेजिस्टेंस आ जाएगा, R1 नहीं रहेगा, R2 रहेगा। इसको याद रखने का ये फॉर्मूला है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जब आप I2 निकाल रहे हैं तो आपको R2 यहाँ पर न्यूमरेटर में नहीं रखना है, आपको R1 रखना है न्यूमरेटर में। या इसको अब आप बार बार डेरिवेशन तो करेंगे नहीं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करना है हमें कि हमें सर्किट को ही देखकर एनालाइज करना पड़ेगा। ये सर्किट है हमारा, इस सर्किट में ये I2, ये I1, ठीक है। अब I2 के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला रहेगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्रांच। ध्यान दीजिए, हम I2 करंट निकाल रहे हैं अभी यहाँ पे, तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन समेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस। और आप वो फॉर्मूला यहाँ पे देख भी सकते हैं, I2 इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन बोथ द रेजिस्टेंस का सम। यही फॉर्मूला रहेगा I1 के लिए भी, बस क्या चेंज आएगा, R1 की जगह पे यहाँ पे R2 आ जाएगा, उल्टा रेजिस्टेंस। जिस ब्रांच के लिए यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे R1 होना चाहिए। ये तो आप जो सब्सक्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं फाइंड करने के लिए IX या IY, आपको इस तरह 1 2 से याद रखने से अच्छा हमेशा याद रखें कि जिस ब्रांच के लिए हम निकाल रहे हैं, क्या बोला मैंने, जिस ब्रांच के लिए हम निकाल रहे हैं I2 के लिए, सेकेंड ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I2 और टोटल का मल्टीप्लाई किया, पर दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस से R1 से और नीचे दोनों का सम कर दें। ये आपका फॉर्मूला है करंट डिवीज़न रूल के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे KCL KVL एंड उसी में हम देखेंगे वोल्टेज डिवीज़न रूल। थैंक यू फॉर दिस।